अलग अलग होके कोई भी अगर आकर के आक्रमण करेगा तो अलग अलग अगर बटे हुए हैं तो कोई अन्य व्यक्ति कोई अन्य देश आकर के एक देश को एक राज्य के ऊपर अगर आक्रमण कर रहा है तो सभी लोग आराम से खड़े होकर क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं। यह नारा सभी लोग देखते हैं, सभी लोग सुनते हैं, तो सबके अंदर एक और जागरूकता आ जाती है कि अगर हम सभी लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई पराजित करने वाला नहीं होगा। तो इसको देख। जय हिंद। आज हम बात करेंगे इटली का एकीकरण के ऊपर कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। और जबकि सबको पता है कि अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको विस्तार से समझा जाएगा बहुत ही आसान भाषा में, एक कहानी की तरह। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इसमें अगर हम बात करें एकीकरण की कि एकीकरण क्या होता है, तो जब कोई देश आरंभ में देश नहीं होता, यानी कि वह छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है और उन सभी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक देश बना दिया जाता है, तो वह बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है एकीकरण। यानी कि इटली भी आरंभ में कोई देश नहीं था, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके बाद उन सभी टुकड़ों को मिला करके एक बनाया गया और उसका नाम रखा गया इटली, इसलिए इसे कहा गया इटली का एकीकरण। कब शुरू हुआ? तो शुरुआत है इसकी 1815 में। 1815 में सबको पता है कि एक संधि होता है, वियना की संधि। वियना की संधि। और इस वियना की संधि जब होती है तो उस दौरान भी इटली एक नहीं हुआ था, इटली छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। अब इटली के वो कौन कौन से भाग थे उसको देख लेते हैं। तो इटली के जो भाग थे वो भाग था सर्डिनिया, पिडमांट, सर्डिनिया पिडमांट, दूसरा टस्कनी, तीसरा लोम्बार्डी, एवं वेनेसिया। ये लोम्बार्डी और जो वेनेसिया है ये ऑस्ट्रिया के अधीन थे। ऑस्ट्रिया के अधीन थे। अधीन होने का मतलब कि ये दोनों क्या थे, इसके ऊपर अधिकार ऑस्ट्रिया का था। उसके बाद रोम, जिसे पोप कहा जाता है पहले, रोम। उसके बाद था मोडेना, तो ये सभी क्या थे, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। एक और था सिसिली, जिसे दक्षिणी इटली कहा जाता है, अब इन सभी में ध्यान देने की बात है कि लोम्बार्डी और वेनेसिया पे ऑस्ट्रिया का तो अधिकार था, लेकिन केवल इसी पर नहीं था। इसमें से कई ठो ऐसे ऐसे राज्य थे जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया का पूरा प्रभुत्व जमा हुआ था, यानी हम कह सकते हैं कि सभी के ऊपर अधिकतर ऑस्ट्रिया का अधिकार सबसे ज्यादा था। अब ये सब जब अलग अलग थे तो कोई भी आक्रमण आसानी से कर सकता है, कोई भी इनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो सभी लोगों के अंदर विचार आया कि हम इन्हें एक करें। अब एक करने के पीछे केवल एक विचार नहीं था, तो एकीकरण करने का कारण क्या? तो एकीकरण करने का जो कारण था वो बताया गया कि अगर हम एक हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो विदेशी शासन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा कि हम वहां पर आर्थिक एवं राजनीतिक या राजनीति का हम क्या कर सकते हैं, का विकास कर सकते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।
निर्माण कर सकते हैं, जिससे पूरे लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ जाएंगे। अब जबकि अगर एक राष्ट्र बन जाएगा तो इसे सभी लोग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना सभी के अंदर जागरूक हो जाएगा। राष्ट्रवाद की भावना, सोचिए कि अगर सभी लोग अलग अलग होंगे, कोई भी अगर आकर के आक्रमण करेगा तो अलग अलग अगर बटे हुए हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य देश आकर के एक देश को, एक राज्य के ऊपर अगर आक्रमण कर रहा है, तो सभी लोग आराम से खड़े होकर क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं। लेकिन अगर सभी लोग एक हो जाते हैं, तो कोई भी अगर बाहरी आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ये सभी मिलकर उसे क्या करेंगे, मार सकते हैं। तो सभी के अंदर क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि दूसरे को पराजित करना आसान हो जाएगा। अब ये सब तो ठीक है कि सोचा गया कि हाँ हमारे अंदर ये सब है, इसको लेकर के हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। लेकिन एकीकरण करने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसको एकीकरण करने के लिए तीन प्रमुख नेता दिखाई दिए इसके अंदर। तो जो पहले नेता है वो है यूसेफे मैक्सनी। ज्यूसेppe मैक्सनी ये एक बहुत ही महान राष्ट्रीय नेता थे ज्यूसेppe मैक्सनी। और ये करते क्या है कि 1831 में पहले यह एक महान राष्ट्रीय नेता थे, जो करते क्या है कि दो संगठन का निर्माण करते हैं। एक एक यंग इटली एवं यंग यूरोप, दो संगठनों का निर्माण करते हैं। कब? 1831 में। 1831 में। और जब इस संगठन का निर्माण करते हैं ना, तो बहुत से युवक इनके संगठन से आकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब यह देखते हैं कि सभी युवक आकर के हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक नारा देते हैं। नारा क्या देते हैं? नारा देते हैं यह कि एक राष्ट्र एक जनता एवं एक देश। ठीक है ना, एक देश का अर्थ था इनका इटली से, कि जब देश बनेगा तो उसका नाम इटली रखा जाएगा। तो वह नारा देते हैं, एक राष्ट्र, एक जनता और फिर एक देश या फिर एक इटली। तो जब यह नारा सभी लोग देखते हैं, सभी लोग सुनते हैं, तो सबके अंदर एक और जागरूकता आ जाती है कि अगर हम सब लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई पराजित करने वाला नहीं होगा। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोग इनसे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे नंबर पे आ जाते हैं काउंटी कैमिलो डी काबो। ये आ जाता है दूसरे नंबर पे। ये कौन है? तो इनको याद रखना है कि सर्डिनिया पिटमान के प्रधानमंत्री हैं। सर्डिनिया पिटमान के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह इस प्रकार से नीति बनाते थे, कूटनीति बनाते थे, कि इनके नीतियों में सभी लोग क्या हो जाते थे, फंस जाते थे।
और इन्होंने क्या कूटनीति अपनाया कि ये फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय, इनके साथ करते हैं मित्रता, इनके साथ यह मित्रता कर लेते हैं। और जब यह मित्रता कर लेते हैं तो 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर देते हैं। ऑस्ट्रिया को पराजित कर देते हैं। और जबकि ऑस्ट्रिया को यह पराजित कर दिए, तो अगर ऑस्ट्रिया पराजित हो गया तो जो लोम्बार्डी और जो वेनेसिया था वह इनके कब्जे में आ जाता है। पराजित करके यह ऑस्ट्रिया, यह लोम्बार्डी, एवं वेनेसिया पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। वेनेसिया पर यह अधिकार कर लेते हैं। तो ये हो गए सेकंड नंबर पे। उस बाद थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी यह एक बहुत ही महान सैनिक थे और क्रांतिकारी भी थे। महान सैनिक एवं क्रांतिकारी थे। इनके आने के बाद ये करते क्या हैं कि यह एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी कि 10,000 लोगों का अभियान। 10,000 लोगों का अभियान के नाम से एक संगठन बनाते हैं और उन्हें एक अलग प्रकार के लाल रंग का वस्त्र पहनाते हैं जिसे रेड शर्ट्स या लाल कमीजधारी सेना का नाम दिया जाता है। यानी कि इसका वो क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद जब यह इतने लोगों को मिला लेते हैं तो 1860 ईस्वी में यह सिसिली यानी कि दक्षिणी इटली के ऊपर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। दक्षिण इटली पर अधिकार कर लेते हैं, यानी कि ये भी अब क्या हो गया, आपस में मिल गया है। और जब यह जीत लेते हैं, इसको जीतने के बाद राजा को क्या करते हैं, यह सौंप देते हैं। यानी कि जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं, जो सर्डिनिया पिडमांट के राजा थे, उन्हें यह सब क्षेत्र क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। उसके बाद और अगर इसकी बात कर ले, हालांकि जबकि ऑस्ट्रिया को जीत लिया गया था, इसका बहुत से भाग के ऊपर अधिकार कर लिया गया है। जब यहाँ पे ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया था 1859 में, तो इसमें ध्यान रखना कि लोम्बार्डी के ऊपर तो अधिकार किया गया था, लेकिन थोड़ा सा अभी वेनेसिया का कुछ क्षेत्र बच गया था। यानी पूरी तरह से हम वेनेसिया के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए थे। तो एक युद्ध होता है,
1866 में 1866 में एक युद्ध होता है ऑस्ट्रिया प्रसा का। ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो प्रसा होता है वो ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से हरा देता है। और इसके हारने के बाद जो वेनेसिया है वो भी पूरी तरह से क्या होता है कि इटली के अंदर जाकर के मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद एक युद्ध और होता है कि 1870 से 71 के बीच फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध। इस युद्ध के दौरान जो रोम है इसके ऊपर इटली का अधिकार हो जाता है। इटली का अधिकार होता है यानी कि इटली के अंदर ये भी शामिल हो जाता है। और 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दी जाती है। इटली की राजधानी घोषित कर दी जाती है। और जैसे ही इटली की राजधानी घोषित की जाती है उसके बाद पूरी तरह से इटली क्या हो जाता है, एक हो जाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 1861 ईस्वी में यहाँ पे जब दक्षिण इटली पर अधिकार हो गया पूरी तरह से, तो 1861 ईस्वी में 61 ईस्वी में राजा बना दिया जाता है पूरे इटली का विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का प्रथम राजा बना दिया जाता है। और जो इटली का एकीकरण है वो पूरा कब माना जाता है, जब रोम को इटली का क्या बना दिया जाता है, राजधानी। तो याद रखना है कि राजधानी कब बना, 1871 ईस्वी में। तो आई होप यह पूरा इटली का एकीकरण आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।